गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने कूलाम का नियम पढ़ लिया था। कूलाम के नियम से कूलाम बल आया था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, उसके बारे में पढ़ा था। बेटा वो केवल बल का परिमाण बताया था आपको। चलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। सपोज यहाँ पर इस पॉइंट ए पर Q1 चार्ज है, इस पॉइंट बी पर Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार बताओ फोर्स कितना लगता है, दोनों के बीच के में लगने वाला विद्युत बल कितना लगता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने कूलाम के नियम में लगने वाला विद्युत बल या कूलाम बल पढ़ लिया। चलिए फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये F है क्या, ये F कौन सा बल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ ये Q1 आवेश इस Q2 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा? भाई दोनों धनावेशित हैं और आपको पता है समान प्रकृति के या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये Q1 इस Q2 को प्रतिकर्षित करेगा तो इस Q2 पर इस साइड बल लगेगा और इस बल को लिखेंगे अपन F21। F21 समझ रहे हो? फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल F2, दूसरे आवेश पर बल 1 पहले के कारण। क्लियर? ऐसे ही ये Q2 इस Q1 को भी रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर बल इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा, उसको अपन लिखेंगे F12। क्या हुआ बताओ? F12 पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं। फिर ये F क्या है? ये F क्या है बेटा? ये इन दोनों का बल का परिमाण ही है। F21 और F12 दोनों बलों का परिमाण है, वो समान होता है, उसको अपन F के द्वारा शो किया अपन ने। क्लियर? ये F इस पर लगने वाले और इस पर लगने वाले, या तो इस पर या इस पर, दोनों पर सेम ही बल लगता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना ये Q1 आवेश इस Q2 पर जितना बल लगाता है उतना ही ये Q2 इस Q1 पर बल लगाता है। दोनों की दिशा देखो या एक दूसरे के विपरीत है। अब अपन इस बल का आज तक तो परिमाण ही पढ़ा अपन ने कूलाम के नियम में। अब इस बल को अपन सदिश रूप में लिखेंगे। आपको पता है ना बल एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो सदिश राशि के पास दोनों चीजें होती हैं, परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। तो आप केवल परिमाण के बारे में ही कैसे लिख सकते हैं, बल की दिशा भी बतानी पड़ेगी। इसलिए अपन पढ़ते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण। समझ रहे हैं बात को? कुछ बच्चे देखो टेंशन में आ जाते हैं, सर आपने F21 इधर ही क्यों लगाया, ऊपर क्यों नहीं लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया? कूलाम ने कहा था भाई दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। अब दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर, आकर्षण होगा तो अंदर की ओर। क्लियर? तो ये तो बेटा केवल परिमाण था। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? दिशा के बारे में। इसलिए अपन दिशा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको एक स्पेशल ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। ये अपने इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में नहीं, फिजिक्स के हर चैप्टर में लगभग ये बात यूज में आती है कि अपन फिजिक्स में दिशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं दिशा के लिए। डियर स्टूडेंट्स, दिशा के लिए आपको इकाई सदिश का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? इकाई सदिश का। इकाई सदिश बोले तो यूनिट वेक्टर। कुछ बच्चे इकाई सदिश जानते ही नहीं है, कुछ बच्चे इकाई सदिश जानते ही नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हेलो, सॉरी बेटा। इकाई सदिश क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, इकाई सदिश, कोई भी सदिश होता है उसका इकाई सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है उसका मेथड बताता हूं। एक्चुअल में मान लो ये कोई सदिश है ए सदिश, और इस ए सदिश के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसका परिमाण तो 5 है और इसकी दिशा इधर, आपको दिशा पता है ही ना, इधर दिशा कौन सी होती है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। पूर्व, ये पश्चिम, तो इसकी दिशा है पूर्व। क्लियर? अब मैं बताऊं इसका 5 इक्वल पार्ट कर दूं, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। तो बताओ इस छोटे वाले पार्ट का परिमाण है वो 1 नहीं आएगा क्या? इस छोटे वाले पार्ट का यदि मैं एक सदिश बना दूं तो इसका परिमाण 1 आएगा। दिशा वही है जो एक ही थी,
ए वेक्टर की दिशा किधर थी, पूर्व, तो इसकी दिशा भी किधर है, पूर्व की ओर है। तो बेटा इस छोटे वाले सदिश को अपन इस ए सदिश का इकाई सदिश बोलेंगे। समझ रहे बात को? इस ए सदिश के इकाई सदिश को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है ए कैप, और वो होता है बेटा हमेशा सदिश बटे सदिश का परिमाण। यदि सदिश को सदिश के परिमाण से डिवाइड कर दोगे तो वो इकाई सदिश बन जाएगा। क्लियर है? अब बेटा मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं उसके लिए आप थोड़ा सा देखें, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ए सदिश इक्वल टू ए सदिश का परिमाण ए कैप। यहां से एक बेटा रिजल्ट आउट होगा, वो बहुत काम की चीज है। बताओ एक सदिश राशि के पास दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। ये तो बता रहा है परिमाण को, ये तो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए सदिश का परिमाण। ये लो मैं लिख देता हूं, ये तो है बेटा ए सदिश का परिमाण। बताओ ये ए कैप क्या बता रहा है, दिशा। सदिश के पास दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो बेटा इकाई सदिश है ना, उसका फिजिक्स में और मैथ्स में पढ़ने का पर्पज ही होता है मेन, वो दिशा को रिप्रेजेंट करना होता है। ध्यान रखना, पर्पज ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज टू बी रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इकाई सदिश, इकाई सदिश का उपयोग दिशा को निर्देशित करने में लिया जाता है, दिशा को बताने में लिया जाता है। ध्यान रखना, आपको बेसिक समझ में आए। मैंने कूलाम बल का सदिश निरूपण अपने को पढ़ना है, वो सदिश निरूपण डायरेक्ट नहीं पढ़ा करके कंसेप्ट पढ़ाया है कि अपन क्या करेंगे क्या करेंगे। अब कुछ बच्चे के सर ये दिशा कैसे, सॉरी इकाई सदिश कैसे दिशा बता देता है, फिजिक्स में इसको कैसे काम में लेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा समझे, मैं आपको बताता हूं। मान लो ये कोई वस्तु है, हर इस वस्तु पर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का बल लग रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, ये समझ में आ गया तो आगे का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये 10 न्यूटन का बल लग रहा है इस वस्तु के ऊपर, और ये इसी दिशा में मैंने कोई वेक्टर बना दिया है, ए वेक्टर। कोई जरूरी नहीं है ए वेक्टर बनाओ, आर वेक्टर बना दो, बी वेक्टर बना दो, सी वेक्टर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं इस बल का सदिश रूप लिखिए, ये तो बल का केवल परिमाण है 10 न्यूटन। बल का सदिश रूप पूछा तो आप एफ सदिश लगाओगे। एफ सदिश का मतलब है बल का सदिश निरूपण कर रहे हैं। और सदिश निरूपण में दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी भाई, सदिश राशि केवल परिमाण के बराबर नहीं हो सकती, आपको परिमाण और दिशा दोनों बतानी पड़ेगी। तो बेटा 10 न्यूटन तो हो गया इसका परिमाण, अब क्या बतानी पड़ेगी, इसकी दिशा। अब बताओ एफ ये बल लग रहा है 10 न्यूटन, वो क्या बेटा ए वेक्टर की दिशा में नहीं लग रहा है क्या, ए की दिशा और एफ की दिशा सेम ही है, तो मैंने इस ए के यूनिट वेक्टर का कैप लगा दिया। ये ए कैप है ना, यहां इस बल की दिशा बताने का काम कर रहा है ये इकाई सदिश। ये कह रहा है कि बल की दिशा ए सदिश की दिशा में है। अब कुछ बच्चे सर ए कैप क्यों लगाया, ए वेक्टर ही लगा देते। अरे ए वेक्टर लगा देते तो इसका भी कुछ ना कुछ परिमाण है, एक का जैसे 5 परिमाण है, 2 परिमाण है। बताओ 5 से मल्टीप्लाई करते इस बल का परिमाण 50 न्यूटन नहीं हो जाएगा क्या? 3 है मान लो एक का परिमाण, तो 10 3 से मल्टीप्लाई करते 30 न्यूटन हो जाएगा। तो बल का परिमाण चेंज नहीं हो इसलिए अपन ए वेक्टर नहीं लगा करके एक कैप लगाएंगे, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण एक होता है। अरे एक से अपन 10 को गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये केवल किसका काम करेगा, दिशा का। तो बेटा जी ये इकाई सदिश है, दिशा बताने काम में आता है। चलो मैं एक छोटा सा और बात बता देता हूं ताकि अपन आगे बढ़ पाए। जैसे अपने आगे ऐसे टॉपिक आएंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लो बेटा जी ये वस्तु है, इस पर 10 न्यूटन का बल मैंने इधर लगाया और मैंने आर सदिश इस दिशा में बना दिया, ठीक है, इस बल के जस्ट रिवर्स दिशा में। मैं कहूं इस बल का सदिश निरूपण कीजिए, तो आप एफ सदिश इक्वल टू लिखेंगे। बताओ बल का परिमाण तो कितना है, 10 न्यूटन। और ये बल आर की दिशा में लग रहा है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तो आप माइनस आर कैप लगाओगे। बताओ ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस एफ की और इस आर कैप की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे बेटा आज के बाद में फिजिक्स में अपन कहीं भी किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करेंगे तो जनरली दिशा बताने के लिए अपन यूनिट वेक्टर यूज में लेंगे, इकाई सदिश यूज में लेंगे। इकाई सदिश का उपयोग दिशा बताने में किया जाता है। क्लियर? क्यों किया जाता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सदिश दो चीजों के बराबर होता है। आप इकाई सदिश की डेफिनेशन से यदि देखोगे तो ये तो परिमाण होगा और ये कैप किसको बताएगा, दिशा को। क्लियर है? अब आओ, ये तो बेसिक था, अब आओ आप कूलाम बल के सदिश निरूपण पर। कूलाम बल का सदिश निरूपण।
कूलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम बल का सदिश निरूपण सीखने के लिए मान लीजिए ये कोई एक्स वाई निर्देश तंत्र है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, यहां पर कोई Q1 बिंदु आवेश है इस बिंदु पर जिसका स्थिति सदिश R1 सदिश है, इस बिंदु पर कोई Q2 बिंदु आवेश है जिसका स्थिति सदिश R2 सदिश है। स्थिति सदिश तो समझते हो ना, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाला सदिश। ये सदिश है, बताओ मूल बिंदु के सापेक्ष इस Q1 की स्थिति बता रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे स्थिति सदिश। इसको मैंने R1 वेक्टर से शो किया है। ये सदिश है वो मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति बता रहा है, इसलिए इसको स्थिति सदिश Q2 का बोल दिया है R2 सदिश। अब अपने को पढ़ना क्या है वो देखिए। अपने को पहले तो ये देखो इन दोनों आवेशों की सिचुएशन क्या है वो समझने की ट्राई करें। बताओ ये Q1 और ये Q2 दोनों समान प्रकृति के हैं, तो ये Q1 इस Q2 को प्रतिकर्षित करेगा तो इस दिशा में बल लगेगा नहीं लगेगा? कूलाम कह रहा है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं, कूलाम ने अपने नियम में बताया कि लगने वाले बल की दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में होती है। अब वो रेखा की दिशा में अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी वो तो डिपेंड करेगा कि प्रतिकर्षण लग रहा है कि आकर्षण लग रहा है। प्रतिकर्षण लग रहा है तो बताओ इस बल को आप नोमिनेट क्या करोगे, नाम क्या लिखोगे इसका? F वेक्टर इक्वल्स टू, बताओ यहां क्या लिखो इसके सबस्क्रिप्ट में, नीचे इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखना, सबस्क्रिप्ट बोलो इसकी। बताओ कौन से आवेश पर बल लग रहा है? दूसरे पर। किसके कारण लग रहा है? पहले के कारण। तो ये F21 है। F21 का मतलब Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल। क्लियर? अब बेटा इस Q1 के सापेक्ष इस Q2 का स्थिति सदिश ये वाला, Q1 के सापेक्ष इस Q2 का स्थिति सदिश ये वाला है ना, इसको मैं लिख रहा हूं R21 सदिश। क्या है R21 सदिश? मैं इधर मेंशन कर देता हूं, Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश, सापेक्ष स्थिति सदिश। क्लियर? अब अपने को एक बार इस F21 का सदिश निरूपण लिखना है। बल का सदिश निरूपण ही तो पढ़ रहे हैं। चलिए लिख देता हूं, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगाया गया विद्युत बल कूलाम के नियम से, बताओ कूलाम के नियम से लगाया गया विद्युत बल कितना आएगा? फटाफट बताओ। F21। अब ध्यान रखना अपन सदिश निरूपण पढ़ रहे हैं तो सदिश रूप में लिखेंगे, परिमाण मत लिख देना। परिमाण तो डायरेक्ट ही Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बताओ अब सदिश लिखते ही सदिश के पास दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। पहले परिमाण बताओ, परिमाण तो कूलाम के नियम से बताएंगे। बताओ इस Q2 आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की बजाय बताओ यहाँ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, और मैग्नीट्यूड कितना लोगे इसका? R21 के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बेटा ये तो केवल परिमाण या इतना लिख करके छोड़ दिया तो ये गलत है, क्योंकि एक सदिश राशि केवल परिमाण से ही कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं होती, इसके साथ में इसकी क्या बतानी पड़ेगी? दिशा। बताओ F21 सदिश है वो किसकी दिशा में है? R21 की दिशा में। तो आप यहां बेटा R21 का कैप चिपकाओ, यूनिट वेक्टर। बताओ ये इकाई सदिश R21 कैप है, वो इस F21 की क्या एक्सप्लेन कर रहा है? दिशा। ये रो के कह रहा है भाई साहब कि R21 वेक्टर और F21 वेक्टर की दिशा समान है। ये इसका सदिश निरूपण हो गया। अब बेटा इसके और भी फॉर्मेट चेंज किए जा सकते हैं। एक्चुअल में 1 मार्क्स में है तो ये इसका सदिश निरूपण हो गया F21 वेक्टर का, परिमाण और दिशा। अब बताओ और क्या फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं वो देखो। इकाई सदिश मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको, लेकिन इकाई सदिश आपको पढ़ा दिया बेटा। R21 कैप क्या होगा? इकाई सदिश होगा सदिश बटे सदिश का परिमाण। बताओ ये बात यूज में लेंगे तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से बताइए, समीकरण 1 से क्या आएगा?
F21 वेक्टर इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू, इस मैंने इकाई सदिश को कैप लग रहा था, इकाई सदिश को लिख दिया सदिश बटे सदिश का परिमाण। जैसे ही चिपकाया R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का परिमाण, यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, R21 वेक्टर। ये इसका दूसरा बेटा फॉर्मेट हो गया। नहीं समझ में आई बात भाई? R21 के का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पहले था, यहाँ एक मैग्नीट्यूड और आ गया तो पावर 2 और 1 3 हो गई, और ऊपर R21 वेक्टर। ध्यान रखना कैप मत लगा देना, वेक्टर में और यूनिट वेक्टर में और वेक्टर में काफी डिफरेंस होता है। तो यहाँ R21 वेक्टर लगा रहे हो तो नीचे क्यूब आएगा, और कैप लगा रहे हो तो नीचे स्क्वायर आएगा। चलिए और फॉर्मेट चेंज कर देता हूं मैं इसका, इस इक्वेशन सेकंड का एक सदिश रूप का फॉर्मेट और चेंज करते हैं। वो क्या है मैं बता देता हूं, लेकिन सदिशों के त्रिभुज नियम से, सदिशों के त्रिभुज नियम से। अब बेटा ये सदिशों का त्रिभुज नियम आपने पढ़ रखा है जूनियर स्टैंडर्ड में 11th क्लास में, फिर भी यदि आपको नहीं आता तो मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूं, समझ में आ जाएगी बात आपके। R21 वेक्टर आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों, तो देखो ऐसी सी सिचुएशन थी, मैं दोबारा बना करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये x ये y, प्रीवियस पेज वाली सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये Q1 आवेश था जिसका स्थिति सदिश R1, ये Q2 आवेश था जिसका स्थिति सदिश R2, और ये स्थिति सदिश आपको पता है किसका है, Q2 का। अरे Q2 की स्थिति नहीं बता रहा है कि ये सदिश किसके सापेक्ष, Q1 के, तो इसको लिखोगे R21 वेक्टर। सदिशों का त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि दो सदिश, दो क्रमागत सदिश, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा, क्रमागत भुजाओं के द्वारा एक ही क्रम में निरूपित किए जाए और तीसरा सदिश उनके विपरीत क्रम में हो, तो तीसरा सदिश उन दोनों के योग को बताता है। अब ये रामायण बोलने में तो आसान है, समझने में उससे भी आसान है। देखिए R1 इधर है और R21 इधर है, इन दोनों का क्रम एक ही है, और ये R2 वेक्टर है वो इनके विपरीत क्रम में है। तो ये R1 और R21 का योग है, सदिश योग है, वो तीसरी भुजा जो इनके विपरीत क्रम में है, रिवर्स सेंस ऑफ डायरेक्शन में, उसके इक्वल होगी। तो बताओ यहां से R21 वेक्टर को आप यदि एक्सप्लेन करना चाहो तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर नहीं आएगा क्या? तो वही बात है। अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बताओ बेटा समीकरण 2 में क्या आया था, बल का मान F21 वेक्टर इक्वल टू था KQ1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब। R21 वेक्टर को मैंने R2 माइनस R1 रख दिया है, और यहाँ R21 वेक्टर था जिसको मैंने लिख दिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। न्यूमेरिकल पर्पज से ये यूजफुल होता है। क्यों होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि बोर्ड एग्जाम्स में कम पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछ लेता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दे देता है कि Q1 .4100 पर है, Q2 इस पर है, तो बताओ Q2 के द्वारा Q1 पर लगाए गए बल का परिमाण, उसकी दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है बेटा, तो उसमें ये यूजफुल होता है। तो ये थर्ड फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। अब ये तो बेटा F21 की थी, सिमिलर प्रोसेस F12 की भी होगी, चलो वो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया विद्युत बल, Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया विद्युत बल। देखिए Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगाए गए विद्युत बल की बात करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। वही बेटा ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेफरेंस सिस्टम है, ये मूल बिंदु है। ये Q1 आवेश था जिसका स्थिति सदिश R1 सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष। ये Q2 आवेश था जिसका स्थिति सदिश R2 सदिश है। अब बेटा इस Q1 का इस Q2 के सापेक्ष उल्टा बता रहा हूं, ये इसको बोलेंगे क्या बताओ, Q1 का स्थिति सदिश स्थिति बता रहा है, ये Q1 का स्थिति सदिश है किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, ये वाला सदिश इधर वाला। इसको अपन लिखेंगे बेटा R12 वेक्टर। मैं चलो यहां मेंशन कर देता हूं, R12 वेक्टर क्या है, Q1 आवेश का
Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्लियर। अब बताओ ये Q2 इस Q1 को प्रतिकर्षित करेगा तो कूलाम के नियम के अनुसार लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगी। इसका नॉमिनेशन F12 होगा। ये समझाने वाली बात नहीं है। F12 पहले आवेश पर बल किसके कारण, दूसरे के कारण। आप तो ऐसे याद रखा करो F12 इसका मतलब पहले पर बल है किसके कारण, दूसरे के कारण। इसको लिखेंगे Q1 आवेश पर लगने वाला, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगाया गया बल, आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल, ये होता है वाला विद्युत बल। क्लियर। अब बताओ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे F12 वेक्टर का, बताओ क्या होगा आपके लिए F12 वेक्टर, टेल मी। F12 वेक्टर क्या होगा बताओ। वही बेटा कूलाम के नियम से एक बार तो परिमाण लिख दो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R की जगह इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तो केवल परिमाण है, साथ में क्या लिखनी पड़ेगी, दिशा। बताओ ये F12 किसकी दिशा में है, R12 की दिशा में। नहीं है क्या F12 R12 की दिशा में, तो बेटा इस R12 का यूनिट वेक्टर चिपका दो। मैं फिर कह रहा हूं ये इकाई सदिश इस F12 की दिशा बता रहा है। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अगेन बेटा बताने की जरूरत नहीं है, सारी बातें आपको पिछले वाले में एक्सप्लेन कर दी। लेकिन देखिए, लेकिन R12 वेक्टर है वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के इक्वल होगा। अतः समीकरण 1 से बताइए, समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R12 कैप इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। भाई R12 का इकाई सदिश क्या होगा, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो वही सदिश बटे सदिश का परिमाण लगाओगे तो यहां बन जाएगा बेटा R12 वेक्टर अपॉन R12 का परिमाण। इसको सोल्व करोगे तो बेटा बल आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब। भाई 2 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है तो क्यूब हो गया, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, R12 वेक्टर से। ये इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 5 आ गया। अब अगेन बेटा लेकिन सदिशों के त्रिभुज नियम से, लेकिन सदिशों के त्रिभुज नियम से बताओ, सदिशों के त्रिभुज नियम से। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है त्रिभुज नियम क्या होता है, आप चेक कर लेना। R12 वेक्टर है वो किसके इक्वल आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के। और ये बात ऊपर वाले समीकरण 5 में यदि आप यूज में लोगे तो समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से बताइए, समीकरण 5 से क्या होगा। ये मैंने जल्दी इसलिए बताया क्योंकि बेटा पिछले की सिमिलर ही है, फर्क इतना सा है जहां R21 था वहां R12 हो गया, और बाकी सेम का सेम है। F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये तो हो गया परिमाण, और दिशा के लिए आप लगाओगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर हो गई बेटा 6। आप इक्वेशन नंबर 3 और 6 को देखो। चलो मैं इक्वेशन नंबर 3 भी आपको दिखाता हूं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को देखो आप। क्या थी इक्वेशन नंबर 3, वो देखिए। ये थी इक्वेशन नंबर 3। इसमें बेटा ये मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब कर लो, चाहे R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब कर लो। यहां बेटा R2 माइनस R1 है, जबकि इस वाले में है R1 माइनस R2। समझ रहे बात को। तो इससे बेटा समीकरण 3 से और समीकरण 6 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से एक बात क्लियर नहीं हो गई क्या आपके पास में, क्या क्लियर होगी वो मैं बताना चाहूंगा। जो F21 वेक्टर है वो माइनस F12 वेक्टर के इक्वल है।
बोले तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तभी तो अपन F21 और F12 नहीं लिख करके रैप लिख लेते हैं, परिमाण देते हैं तब कूलाम के नियम में। वो F Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल भी और Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल भी है। तो F21 वेक्टर किसके इक्वल हो गया? माइनस F12 वेक्टर के। क्लियर? तो बताओ यहां से क्या निष्कर्ष निकला? कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम तीसरे नियम का पालन नहीं करता है क्या? क्यों करता है? क्योंकि दोनों बलों का परिमाण समान है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि F21 और F12 दोनों का परिमाण समान है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है। और ये दोनों बराबर कब होंगे? दोनों बराबर हो रहे हैं। माइनस लगने का मतलब तो दिशा विपरीत है और परिमाण दोनों का समान है। क्लियर है? तो ये बात है, कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। थैंक यू।